नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और सबसे पहले हम बात करेंगे 25 से शीतकालीन सत्र। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है। इसी साल हुए आम चुनाव में नई सरकार के गठन के बाद इस पहले शीतकालीन सत्र में सरकार कुछ पेंडिंग विधेयक पारित कराने की तैयारी में है, तो वहीं कुछ नए विधेयकों की कार्यसूची में विधेयक हैं। शीतकालीन सत्र के लिए जो कार्यसूची सामने आई है उसमें नए और पुराने कुल मिलाकर 16 विधेयकों के नाम हैं। इस लिस्ट में सबसे चर्चित विधेयक वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक है। 2024 का ये विधेयक संसद के मानसून सत्र के दौरान ही लोकसभा में पेश किए गए थे और विपक्षी दलों के विरोध और हंगामे के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। संसद में पेश होते ही इन विधेयकों को बगैर किसी चर्चा के संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। जेपीसी गठन के साथ ही यह तय हो गया था कि वह अपनी रिपोर्ट अगले सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन संसद में पेश करेगी। आपको बता दें, जेपीसी की अगुवाई कर रहे जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमारी जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि विपक्षी दलों के सांसद जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक भी जेपीसी को भेज दिया गया था। ये बिल भी जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद चर्चा और पारित कराए जाने के लिए वापस लाया जाएगा। तो शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण है और सरकार के लिए ये सत्र जहां काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 16 नए और पुराने 16 बिल पास कराने की तैयारी 16 नए विधेयक संसद में आ सकते हैं। इन बिलों को पास कराने की तैयारी में है सरकार। वहीं विपक्ष भी एकजुट होकर इन विधेयकों का विरोध करने के लिए तैयार है। तो इस लिस्ट में कुल 16 विधेयकों के नाम हैं। तो जो जो शीतकालीन जो नया सत्र शुरू हो रहा है 25 नवंबर से, ये काफ़ी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। 16 विधेयक हैं जो सरकार पास कराने की कोशिश में होगी। वहीं तमाम आरोप के बीच सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि ये सदन काफी हंगामेदार हो सकते हैं। विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट और सरकार पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। अखिलेश जी, संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 25 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए सरकारी कामकाज शुरू हो गए हैं। सचिवालयों में सत्र को लेकर तैयारी और कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। इस बार का जो शीतकालीन सत्र होगा वो 20 दिसंबर को समाप्त होगा। इसके साथ ही साथ संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी। हालांकि शीतकालीन सत्र को 25 दिसंबर से जरूर बुलाया गया है, लेकिन 26 नवंबर को नहीं होगा। इसके साथ ही साथ बता दें कि जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की जो बैठकें होंगी फिलहाल वो 25 तारीख से शुरू होंगी और 11 बजे से शुरू होकर चलेगी। इससे पहले सरकार के तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार ने सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाने का आह्वान किया है ताकि संसद को बिना व्यवधान और बिना हंगामे के सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसको लेकर 24 नवंबर को संसद के एनेक्सी भवन में सर्वदलीय बैठक 11 बजे शुरू होगी। इसकी बैठक की जो अध्यक्षता है उसकी जिम्मेदारी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई। यानी वैसे तो आमतौर पर सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुआ करती थी, लेकिन इस बार संसदीय सारे नेताओं से बातचीत करने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि शीतकालीन सत्र के दोनों सदनों की जो कार्रवाई होगी उससे पहले सर्वदलीय बैठक इसलिए राजनीतिक दलों के साथ की जाए ताकि संसद को किसी तरह से हंगामे से बचाया जा सके। साथ ही साथ संसद में जो विधेयक पेश किए जाने हैं उन विधेयक को भी सर्वदलीय बैठक में
एक दूसरे के साथ चर्चा करके सर्वसम्मति से पास कराया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार अपनी तैयारी कर रही है और सरकार तैयारी के साथ ही साथ इस शीतकालीन सत्र को चाहती है कि हंगामेदार ना हो और काम हो सके और काम में किसी तरह का व्यवधान ना हो। जबकि पिछले सत्र की तरह इस बार फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि जो मुद्दा कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अडानी और मोदी पर उठाया, तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र होगा वह शीतकालीन सत्र मोदी और अडानी के नाम पर हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। कांग्रेस और विपक्षी दल भी इसकी तैयारी में जुट गए, तो उम्मीद यही है और विपक्षी दल और सरकार भी इसके लिए पहले से अलर्ट है कि मोदी और अडानी के नाम पर इस बार संसद में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगामा विपक्ष कर सकता है, अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर सकता है और मोदी से भी अडानी के सिलसिले में कार्रवाई करने की सरकार से बात विपक्ष करेगा और मांग भी करेगा। लेकिन विपक्ष ये मान कर चल रहा है कि मोदी सरकार यानी मोदी के तरफ से अडानी पर कोई कार्रवाई ना तो कब तक की गई है विपक्ष की मांग पर और ना ही आगे करने की उम्मीद है। तो विपक्ष के पास भी एक ही रास्ता है कि संसद के दोनों सदनों में यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्ष हंगामा करे और सरकार को दबाव बनाए कि अडानी पर वो कार्रवाई करे, क्योंकि जिस प्रकार अडानी पर भारतीय अधिकारियों पर घूस देने के लिए जो पैसे की बात की जा रही हो, जिसको लेकर अमेरिका में जांच भी शुरू हुई है, वहां पर गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए, तो इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष में तैयारी में जुट गया। हालांकि सरकार ने तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक करे और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को राजी करे ताकि संसद के दोनों सदनों में बिना व्यवधान के निश्चित रूप से अखिलेश जी, जो ये सत्र है वो काफी हंगामेदार हो सकता है क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है और सरकार के सामने भी पूरी तैयारी में सरकार भी है और सरकार के सामने विधेयकों को पारित कराने की चुनौती भी होगी। अब फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर ज्यादा विशेष जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, सरकार पेंडिंग विधेयक पारित कराने की तैयारी में है। और अब हम बात करेंगे चुनावी तैयारी, फिर रेवड़ी की बारी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने नया अभियान शुरू किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी अभियान का आगाज किया है। केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन को लॉन्च किया है। अब आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में फ्री रेवड़ी पर चर्चा करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से हम रेवड़ी पर चर्चा करेंगे। अभियान का आगाज कर रहे हैं। इस अभियान के तहत दिल्ली में 65,000 बैठकें की जाएंगी। इन बैठकों में हमारे पदाधिकारी जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को उनके ही पैसे से मुफ्त की 6 रेवड़ियां दे रही है और अगर भाजपा यहां आ गई तो ये रेवड़ियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ने एक नई राह पकड़ी, जैसा कि उन पर आरोप लगते रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी उनके द्वारा बांटी जा रही है, उसी को उन्होंने कैंपेन बना दिया। हमारे विशेष आपको बता दें, रेवड़ी को ही उन्होंने अपना कैंपेन बना दिया। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। पहले मैं इस पे आ जाता हूं एक एक करके, ये 6 मुफ्त की रेवड़ी क्या हैं। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है।
साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाती रही है पहले कि अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांटते हैं, फ्री के रेवड़ी पर काफ़ी घमासान हुआ है और अब उसी फ्री की रेवड़ी को अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन बना दिया है कि हम ये रेवड़ियाँ फ्री में दे रहे हैं। अब इसका जवाब बीजेपी के पास क्या होगा अखिलेश जी? दिल्ली के विधानसभा चुनाव की भले ही अब तक घोषणा ना हुई हो, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी करके एक बार कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव का आगाज कर दिया है। और अब लिस्ट जारी करने के बाद, प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने चुनावी वादों की घड़ी पर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और उन्होंने, जैसा कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में सरकारों की द्वारा दी जाने वाली मुफ्त की सुविधाओं को रेवड़ी नाम दिया था, उन्हीं सुविधाओं पर आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया है। और इस कैंपेन को दिल्ली के जन जन तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन बनाकर घर घर तक उसका नाम पहुंचाने के लिए 65,000 बैठकों का एक खाका भी तैयार किया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि वो उनको मुफ्त बिजली दे रहे हैं, उनको चाहिए तो हमको वोट दें, अगर नहीं चाहिए तो भाजपा को वोट दें। दूसरा, उनके द्वारा कहा गया कि वो पानी मुफ्त दे रहे हैं, दिल्ली की बसें जो सरकारी हैं उसमें महिलाओं को फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त तमाम चीजों को आज अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके गिनाया और कहा इन 6 रबड़ियों को अगर आप चाहते हो तो आम आदमी पार्टी को वोट करिए, अगर ये 6 रबड़ियों को बंद कराना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी कोई फिलहाल काट अब तक दिखाई नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एक ही काट इस्तेमाल कर सकती है, वो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर, प्रधानमंत्री की गारंटी को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव में उतरकर रैलियां कराकर दिल्ली की जनता से वादा करके और दिल्ली की जनता से वादा करके इन वोटों को लेने का काम करती और अपील करते नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अब तक जो नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल के इस कैंपेन की कोई काट दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि जनता ही ऐसा फ्री रेवड़ियों को चाहती है। जनता खुद फ्री रेवड़ियों की सुविधाओं पर खुश होती है। तो फिलहाल जब जनता ही फ्री रेवड़ियां यानी फ्री सुविधाएं लेना पसंद करती है तो अरविंद केजरीवाल देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इन रेवड़ियों के नाम पर बंद करने या इन्हें रोकने या इनको गलत बताकर अपने चुनावी यात्रा यानी चुनावी प्रचार के दौरान लाभ ले पाएगी, ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। फिलहाल चुनावी प्रचार निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये कैंपेन जो है वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए अब बीजेपी किस तरीके से इसका जवाब देगी ये देखने वाली बात होगी। तो आपने अब रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया है। और अब हम बात करेंगे विश्व न्यायाधीश सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी। शुक्रवार को कानपुर रोड स्थित सीएमएस के ऑडिटोरियम में 25वें विश्व न्यायाधीश सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब भारतीय संविधान को अंगीकार करने को अमृतकाल का समय शुरू हो रहा है। संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 51 विश्व शांति, सुरक्षा और सौहार्द पर जोर दिया। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की समिटी ऑफ फ्यूचर में दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का आह्वान किया था। उन्होंने आह्वान किया था कि मानवता की सफलता युद्ध नहीं, सामरिक शक्ति में निहित है। कहा कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य विश्व शांति के लिए दिया गया है। देश वसुदैव कुटुंबकम की भावना के तहत संकट के समय हमेशा शांति के रास्ते पर चला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राष्ट्रों के प्रति सहयोग व संवाद पर भारत हमेशा जोर देता रहा है। वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी शांति एकता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। सभी शांति व सुरक्षा के लिए आग्रही हों, यही न्यायाधीश सम्मेलन का प्रेरक मार्गदर्शन हो सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, हर प्रकरण का हल आपसी बातचीत से निकाला जाना चाहिए। युद्ध व आतंकवाद से दुनिया के 2.5 अरब बच्चों को बचाने के लिए सुरक्षित समाज बनाना होगा। भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ व भय रहित समाज देने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। संदेह नहीं कि आज युद्ध एवं आतंकवाद का दंश झेल रहे विश्व के 2.5 अरब बच्चे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए विरासत में एक सुरक्षित समाज छोड़ जाएं। ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वे सभी एक मंच पर आकर भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ और भय रहित समाज उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण एवं सशक्त योगदान अवश्य दें। भारत की नीति संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप सभी राष्ट्रों के बीच संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान पर बल देती है। भारत का महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मंचों पर इसकी सक्रिय भागीदारी से स्पष्ट है। तो 25वें, आपको बता दें, उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए। वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी की उन्होंने चर्चा की। 25वें विश्व मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में मुख्यमंत्री बोल रहे थे। देश वसुदेव कुटुंबकम की भावना से सदैव चला है। 25वें विश्व न्यायाधीश सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया और इसके बाद उनका संबोधन सामने आया। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध से नहीं चल सकता है, आपसी भाईचारे और प्रेम भाव से विश्व को आगे बढ़ाना है और भावी पीढ़ी के लिए हमें एक आदर्श छोड़ के जाना है। उन्होंने कहा कि देश वसुदेव कुटुंबकम की भावना पर हमेशा से चला है। तो 25वें विश्व न्यायाधीश सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विश्व शांति की बात की। वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी है, मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात कही गई। तो 25वें विश्व न्यायाधीश सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कानपुर रोड स्थित CMS ऑडिटोरियम में यह आयोजन हुआ, जिसमें आपको बता दें, जिसमें कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया और उसके बाद उनका संबोधन सामने आया। उन्होंने कहा, युद्ध से दुनिया नहीं चल सकती है, प्रेम भाव, आपसी बातचीत से ही हल निकाले जा सकते हैं समस्याओं के। और आगे हम बात करेंगे चुनावी चिंतन, बिहार पर मंथन, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनावी चिंतन, बिहार पर मंथन। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी के आला नेताओं ने शुक्रवार को दिल्ली में बैठक की है। बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, राज्य बीजेपी प्रमुख दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2025 के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर और जो हमारा अभी संगठन का महापर्व चल रहा है, तो संगठन महापर्व अगले महीने समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की 6 वर्ष के बाद जो नई कमेटी बनती है, बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, तो हमारा ये दिसंबर में महापर्व का अभियान समाप्त होगा। उसके बाद आगे के 6 महीने के लिए पार्टी क्या क्या कार्यक्रम रखेगी, जिससे कि 2025 के चुनाव को हम लोग लक्ष्य बनाकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा के कुछ योजना तय हुए हैं। कुछ लोगों को नामित किया गया है कि विभिन्न योजनाओं पर वो अपना 1 सप्ताह से 10 दिन में कार्य योजना बनाकर कोर कमेटी के समक्ष रखें। तो बीजेपी कोर कमेटी भारतीय जनता पार्टी को 2025 के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर के और जो हमारा अभी संगठन महापर्व चल रहा है, तो संगठन महापर्व अगले महीने समाप्त हो जाएगा
और भारतीय जनता पार्टी की 6 वर्ष के बाद जो नई कमेटी बनती है बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक, तो हमारा ये दिसंबर में महापर्व का अभियान समाप्त होगा। तो उसके बाद आगे के 6 महीने के लिए पार्टी क्या क्या कार्यक्रम रखेगी, जिससे कि 2025 के चुनाव को हम लोग लक्ष्य बना करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा के बाद कुछ योजना तय हुआ और कुछ लोगों को नामित किया गया कि विभिन्न योजनाओं पर वो अपना 1 सप्ताह से 10 दिन में कार्य योजना बना करके कोर कमेटी के समक्ष रखेंगे और अगले 15 दिन के बाद एक बड़ी कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें हम लोग उस पर मोहर लगाएंगे जो हमारी योजना बनेगी। और आगे हम बात करेंगे, महिलाएं नहीं सेफ, छात्रा से रेप। दरअसल अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में कोचिंग संचालक ने कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली 11वीं क्लास की छात्रा के साथ रेप की जघन्य घटना को अंजाम दिया है। रेप के उस पर आरोप है कि पिछले कई महीनों से वो कोचिंग संचालक जो है छात्रा को डरा धमका कर रेप कर रहा था। इसके लिए वह छात्रा को कोचिंग समय से पहले ही केंद्र पर बुलाया करता था। पीड़ित छात्रा ने जब अपनी मां को ये बात बताई तो छात्रा के परिजनों ने उसको रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। परिजनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और आरोपी को अपने साथ ले गई। वहीं उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल सुरेंद्र नगर के गंदा कुआं स्थित धनंजय कोचिंग सेंटर पर काफी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आते थे। कोचिंग सेंटर संचालक धनंजय वाष्णे एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ पिछले 8 महीनों से रेप कर रहा था। आरोप है कि उसने उसका वीडियो भी बना लिया था जिससे उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी जब 21 नवंबर को इस छात्रा के साथ अंदर रेप कर रहा था तभी परिजन और कोचिंग में पढ़ने वाले अन्य छात्रों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने कोचिंग सेंटर के भीतर घुसने की कोशिश की। इस पर संचालक ने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का गेट काटकर कोचिंग संचालक को बाहर निकाला। क्षेत्राधिकारी अशोक सिंह ने बताया है कि कोचिंग संचालक के विरुद्ध दुष्कर्म किए जाने के विरुद्ध एक तहरीर प्राप्त हुई है और इसके आधार पर मुकदमा लिख लिया गया है और आरोपी को हिरासत में लेकर अन्य वैधानिक जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी किसान यूनियन की एक बेटी कोचिंग पढ़ती है। उसके संग धनंजय कोचिंग जो टीचर है, क्या नाम उसका, धनंजय वाष्णे, वो 8 महीने से उस लड़की के संग बलात्कार कर रहा है। आज उसको रंगे हाथ उसी की बीवी ने पकड़ा है। उसी की बीवी ने हम लोगों को सूचना दी है, उसी की बीवी ने पुलिस को सूचना दी है। अब वो अंदर बंद है, पुलिस प्रशासन उसको बचाने में लग रहा है, उसको अंदर से नहीं निकाल रहा है और ये कह रहे हैं कि इसे तोड़ने के लिए कोर्ट का आदेश चाहिए। अब ये बताइए, जब किसी और के यहाँ तोड़ने जाते हैं, रात को गेट तोड़ते हैं, तब या कोर्ट का आदेश लेके गेट तोड़ते हैं? इसे तोड़ने के लिए कोर्ट का आदेश, हम यहाँ से जब हटेंगे या तो वो जाएगा, या तो क्या हम अपनी बेटियों को ऐसे कोच में पढ़ाएं, जिंदगी बर्बाद कराएं? योगी महाराज जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचाएं ऐसे बेटी पढ़ाएं। 11/2024 को मोहल्ला सुरेंद्र नगर, थाना क्वारसी में एक कोचिंग संचालक के विरुद्ध बलात्कार किए जाने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। महीनों से जघन्य वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशी का कौन सानी रिकॉर्ड सैलानी। दरअसल शिव की नगरी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। 2023 में 8.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी यहां पहुंचे थे, लेकिन इस साल ये शहर देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए। शिवनगरी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। 2023 में 8.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी यहां पहुंचे थे, लेकिन इस साल ये शहर देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। 2024 की पहली छमाही में 4 करोड़ 61 लाख सैलानी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी से आगे सिर्फ अयोध्या ही दिखता है, जहां इस साल अब तक 11 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं।
अगर बात करें उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से, तो इस समय यूपी जो है फर्स्ट पोजीशन पे है डोमेस्टिक टूरिज्म में। सबसे अधिक घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। पहले ये आंकड़ा कभी तमिलनाडु का हुआ करता था। विगत 4-5 वर्षों से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और उसमें सबसे बड़ा श्रेय बनारस और अयोध्या का है। बनारस में कॉरिडोर बनने के बाद जो पर्यटकों की संख्या है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ, चाहे वो सावन का महीना हो या पूरे वर्ष की बात करें या दीपावली की बात करें, तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट बनारस आ रहे हैं। पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा बनारस या काशी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये धार्मिक स्थल मृत्यु के बाद मोक्ष देता है और जिंदा लोगों को खास आध्यात्मिक एहसास कराता है। साथ ही ये चिंतन और उत्सव की झलक दिखाने वाला शहर भी है। देखिए, यहाँ जो आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में जो बनारस प्रसिद्ध है, इसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, कॉरिडोर जो दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ की आरती बहुत फेमस है, यहाँ के घाट, यहाँ का क्रूज़ और सारनाथ जो वर्ल्ड फेम डेस्टिनेशन है, इस पे जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है। शहर के लोगों का कहना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने, बेहतरीन होटलों की संख्या बढ़ने और गंगा नदी पर क्रूज की सवारी समेत वाराणसी में हो रहा लगातार विकास लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। और पर्यटन का ग्राफ ऊंचा होने का कारण ये है, एक तो काशी विश्वनाथ जी हो गए, गंगा घाट हो गए, और जो गंगा घाट पे तमाम, जैसे आप देख रहे हैं, तमाम बोट वगैरह और संचालन हो रहा है। और चूँकि सारनाथ जैसा यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध के अनुयायी आते हैं। सिर्फ सारनाथ के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए बजट जो है पास हुआ है, सिर्फ सारनाथ के मतलब विकास के लिए। तो ऐसी स्थिति में पर्यटन तो बढ़ना लाजमी है और बढ़ रहा है, तो ये काशीवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। सबसे बड़ा वजह देखिए एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट अगर किसी चीज़ का नहीं होगा तो हमें नहीं लगता लोगों तक बात पहुंचेगी, और बात पहुंचेगी नहीं तो पर्यटक या कोई भी क्यों आएगा। सारनाथ का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ कॉरिडोर बना है, 80 घाट के साफ सफाई, लाइटिंग, बेसिकली लाइटिंग, क्योंकि और पेंट माई सिटी का जो थीम चला है, और ये सारी चीज़ें एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जाहिर सी बात है कि पर्यटन बढ़ना ही बढ़ना है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वाराणसी में साल के आखिर तक पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।